ओके स्टूडेंट, तो ये देखते हैं अपन इलेक्ट्रिकल ड्राइव। आज अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव की। तो फर्स्ट है आपका चॉपर एंड देन ड्राइव्स विच आर यूजिंग चॉपर एज चॉपर ड्राइव। ठीक है, अब चॉपर क्या होता है? चॉपर बेसिकली एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि डीसी को डीसी में चेंज करती है। किस तरह से डीसी को डीसी में चेंज करती है? तो अपन बोल सकते हैं चॉपर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट अ वेरिएबल डीसी वोल्टेज टू अ विच कन्वर्ट ए कॉन्स्टेंट डीसी टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज। अब कैसे होता है ये? चॉपर बेसिकली एक स्विच होता है। ठीक है, सपोज ये आपका एक चॉपर है, आपने यहाँ पे दिया 5 वोल्ट तो आपको आउटपुट में मिल सकता है 10 वोल्ट, या फिर आपने दिया 5 वोल्ट तो आप इसको 2 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चॉपर क्या करता है? डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन अपन बोल सकते हैं वो एक फिक्स्ड डीसी को एक वेरिएबल डीसी में चेंज कर देता है। ठीक है, तो चॉपर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच इज़ यूज टू ऑब्टेन अ वेरिएबल डीसी वोल्टेज फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब चॉपर के बहुत सारे एडवांटेजेस है। इट हैज़ ग्रेटर एफिशिएंसी, फास्टर रिस्पॉन्स, लोअर मेंटेनेंस, स्मॉलर साइज एंड स्मूथ कंट्रोल। चॉपर अपना कहाँ कहाँ पे यूज़ में आता है? ये आपका वाइडली यूज होता है ट्रॉली कार्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, ट्रैक्शंस में, फॉर मोशन कंट्रोल। इस तरह से इसके बहुत सारे यूज़ है। इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग में भी यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली जो आपके चॉपर है वो 2 टाइप के होता है, स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप अप चॉपर कैसे होता है? देखो, अगर मैंने यहाँ पे दिया 5 वोल्ट, ठीक है, चॉपर को, और मुझे आउटपुट में मिला 10 वोल्ट, यार वी नॉट इज़ मोर देन वी इनपुट, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिला, तो ये हो गया आपका स्टेप अप चॉपर। अगर मेरा कोई ऐसा है कि वो 5 वोल्ट को 2 वोल्ट में चेंज कर रहा है, तो ये होगा मेरा स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, सेम एज ट्रांसफार्मर, जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वैसे ही ये है स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर। तो देखो यहाँ पे एक बार कि इन स्टेप डाउन चॉपर द आउटपुट वोल्टेज विल बी लेस देन द इनपुट वोल्टेज, वेयर एज इन स्टेप अप चॉपर आउटपुट वोल्टेज विल बी मोर देन द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अब अपन प्रिंसिपल देखेंगे चॉपर का। तो पहले अपन पढ़ते हैं स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर में क्या है? ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका चॉपर है और एक आपका रजिस्टेंस है। इस तरह से अपन ने सर्किट क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे? केस करते हैं, केस स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन चॉपर इज़ ऑन, जब आपका चॉपर ऑन है। चॉपर ऑन है मतलब ये इस तरह से स्विच कनेक्टेड है, चॉपर ऑन है आपका। तो चॉपर ऑन है तो अब वी नॉट क्या मिलेगा आपको? वी कब तक के लिए मिलेगा? जब तक आपका चॉपर ऑन है, यानी कि टी ऑन टाइम के लिए। जब तक आपका चॉपर ऑन है, आपका आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू वी। सेकंड देखते हैं अपन। अब आपने क्या किया? आपका चॉपर ऑफ कर दिया। चॉपर ऑफ कर दिया मतलब ये इस तरह से कनेक्टेड ही नहीं है, तो आपकी करंट इनपुट से आउटपुट में फ्लो ही नहीं होगी। तो आपकी आउटपुट करंट वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? 0। कब तक होगी? जब तक आपका चॉपर ऑफ है। ठीक है, टी ऑन होता है टाइम पीरियड वेयर द चॉपर इज़ ऑन, एंड टी ऑफ इज़ द टाइम पीरियड व्हेन आवर चॉपर इज़ ऑफ। ठीक है, और टी क्या होता है? टी होता है आपका चॉपिंग पीरियड, दैट इज़ टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, ये होता है आपका टोटल चॉपिंग पीरियड। अब यहाँ देखो, अपन इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, किस तरह से वो फॉर्मूले अपन यूज़ करते हैं। तो अब ये अपन ने दोनों केस पढ़ लिए। टी ऑन केस में क्या है, टी ऑफ में क्या है। अपन इसकी अब क्या करेंगे? इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। इसकी वेव फॉर्म किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ देखिए, ये वी नॉट की वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं अपन। 0 से लेकर टी ऑन टाइम तक कितना वोल्टेज मिला? वी वोल्टेज। तो अपन ने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब टी ऑन से टी ऑफ टाइम तक, जब अपन ना चॉपर ऑफ नहीं था तो अपन को 0 वोल्टेज मिला, देन अगेन वी वोल्टेज, देन अगेन 0 वोल्टेज। इस तरह से अपन ने ड्रॉ करा है वी नॉट की वेव फॉर्म। सेम आई नॉट की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, तो अभी अपन ने रजिस्टिव लोड यूज़ में लिया है, तो क्या करेंगे? बस डिवाइड बाय आर करना है आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से। अब वी डी सी क्या है आपका? एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट, एवरेज आउटपुट वैल्यू ऑफ करंट, ये ऑन टाइम, ऑफ टाइम, चॉपिंग पीरियड और ये चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखो, एवरेज आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं अपन? एवरेज आउटपुट कैसे निकालेंगे? आपको कितना वोल्टेज मिला आउटपुट में? वी वोल्टेज। कब तक के लिए मिला? टी ऑन टाइम के लिए। और टोटल टाइम कितना था? टी। दिस टी इज इक्वल्स टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज आउटपुट वोल्टेज अपन ने निकाल लिया कि वी डी सी इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी ऑन डिवाइड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। टी ऑन प्लस टी ऑफ को टी से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो रेशो है टी ऑन डिवाइड बाय टी, इसको बोलते हैं अपन ड्यूटी साइकिल या ड्यूटी रेशो। तो अपना वी डी सी एवरेज आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ड्यूटी साइकिल। ये आपके
न्यूमेरिकल में भी इस तरह से आ सकता है। सेकंड है एवरेज आउटपुट करंट। ये करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट इसको आप 8 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा एवरेज आउटपुट करंट। ठीक है, नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, यहाँ देखिए रूट ऑफ 1/t, जीरो से लेके टी ऑन तक, जीरो से टी ऑन तक ही अपन को आउटपुट मिला है, वी नॉट स्क्वायर डी टी। वी नॉट की वैल्यू क्या मिली है अपन को, वी, तो वी स्क्वायर डी टी। ये वी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे अपन, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर टी टी ऑन। ठीक है, इस वी को बाहर लिया है, टी ऑन अपॉन टी होता है ड्यूटी रेशो, तो ये रूट ऑफ डी बन जाएगा। तो इस तरह से आपका आरएमएस वैल्यू आएगी रूट ऑफ डी वी। आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, वी नॉट आई नॉट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस तरह से। ऐसे ही इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं अपन, इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय आई डी सी। आई डी सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा आर आई इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय डी। तो इस तरह से ये हो गया आपका स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर का एनालिसिस, उसके सारे फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर का सर्किट इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें तो ओनली अपना चॉपर और अपन ने लोड कनेक्ट कर दिया था। यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज, इंडक्टर, चॉपर, डायोड, किसी किसी सर्किट में आपको ये कैपेसिटर कनेक्टेड मिलेगा, कुछ कुछ सर्किट में यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं होता है। बेसिकली कैपेसिटर का यूज़ होता है कि ये जो आउटपुट में कंटिन्यूस कांस्टेंट वोल्टेज अपन को प्रोवाइड करता है, मतलब कंटिन्यूस वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसलिए अपन यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ सर्किट आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे ये नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया लोड। अब अपन ये हो गया आपका स्टेप अप चॉपर, यानी कि अगर सपोज मैं इसको 50 वोल्ट दे रही हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या मिल सकता है, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, इस तरह से। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इनपुट में ही 50 दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट में 100 कैसे मिल सकता है। ठीक है, ये स्टेप अप करता कैसे है, तो वही चीज़ अपन को देखनी है, स्टेप अप कैसे करेगा। अब यहाँ देखो केस फर्स्ट, व्हेन चॉपर इज़ ऑन, जब अपना चॉपर ऑन है यानी कि चॉपर इस तरह से कनेक्टेड है, तो अब करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ पे करंट यहाँ आएगी, इंडक्टर में आएगी, इस पॉइंट के बाद कहाँ जाएगी करंट, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी मेरी, वी नॉट विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो कि अभी अपना चॉपर ऑन है, यानी कि ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, करंट हमेशा आपकी शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। सपोज़ मेरे पास एक 10 एम्पियर की करंट है और यहाँ पे दो पाथ है, एक है 100 ओम का और एक है आपके पास 3 ओम का। ठीक है, तो क्या होगा, जो करंट आएगी वो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जाएगी, सपोज़ 2 एम्पियर ही जाएगी यहाँ से, बाकी की जो 8 एम्पियर है आपकी वो यहाँ से जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट क्या करती है, हमेशा शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगी, जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम होगा वो वाला पाथ वो ज़्यादा फॉलो करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ये अपना 10 ओम है, यहाँ पे ये 100 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये वायर कनेक्टेड है, अब ये 10 ओम की करंट है, तो पूरी की पूरी करंट यहाँ से जाएगी इस तरह से, इस पाथ पे। ठीक है, यहाँ से जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है इसका, तो इसीलिए आपकी करंट इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो वही केस अपना यहाँ पे हुआ है, जैसे ही अपन ने चॉपर ऑन कर दिया तो ये इस तरह से कनेक्ट हो गया, तो करंट को क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। तो आपकी करंट किस तरह से फॉलो करेगी, ये पाथ फॉलो करेगी, तो आपकी लोड तक तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। केस फर्स्ट, इस केस में क्या होगा, आपका इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, जो वोल्टेज है वो इंडक्टर के थ्रू पास होगा, आपका इंडक्टर चार्ज होने लग जाएगा। तो इंडक्टर की एनर्जी कितनी स्टोर करेगा इंडक्टर, उसका वोल्टेज कितना होगा V, करंट होगी I, टाइम पीरियड कितना होगा T ऑन, इतनी एनर्जी इंडक्टर स्टोर कर लेगा अभी चार्ज होके। ये हो गया फर्स्ट केस। अपन बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में अपन ने क्या किया कि चॉपर को ऑफ कर दिया, मतलब चॉपर कनेक्टेड ही नहीं है इस तरह से, करंट यहाँ से वहाँ पे पास ही नहीं हो सकती, तो अपनी करंट कैसे फ्लो होगी, ये इंडक्टर, डायोड एंड इन दिस वे, इस तरह से अपनी लोड में अब करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा अपने पास कि लोड को वोल्टेज कितना मिलेगा, वी नॉट को, सप्लाई वोल्टेज तो इसको मिल ही रहा है। अब क्या होगा, आपका इंडक्टर भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, पहले जो इंडक्टर चार्ज हो रहा था अब वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वी नॉट प्लस वी एल, तो उसको इनपुट सप्लाई मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा सप्लाई मिलेगा डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर से, इसीलिए आपका वोल्टेज स्टेप अप होकर आता है। अपन सोचते हैं ना 100 दे रहा है 150 कहाँ से आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 50 यहाँ से ही आता है। ठीक है, इसीलिए तो इस तरह से वी नॉट विल बी मोर देन वी, तो ये होता है अपना स्टेप अप चॉपर। अब यहाँ से मैं वी एल निकालूँ तो क्या लिखूँगी, वी नॉट माइनस वी
ठीक है। अब मैं यहाँ से एनर्जी निकालूंगी इंडक्टर की, तो क्या लिखूंगी, इंडक्टर का वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए चला है, ये टी ऑफ टाइम तक के लिए। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने वहाँ पे इक्वेशन इंडक्टर की एनर्जी निकाली थी, तो इन दोनों इक्वेशन को अपन इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द टी ऑन टाइम विल बी इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द टी ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर नहीं करता है, वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करता है वो वापस से डिलीवर कर देता है। तो एक इक्वेशन आपने ये निकाली है, दूसरी इक्वेशन आपने ये निकाली है, इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट वी नॉट इक्वल्स टू वी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, ठीक है, 1 माइनस डी। डी है आपका ड्यूटी रेशो, डी है आपका ये ड्यूटी रेशो, ठीक है। इस तरह से अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ देखना, आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता है कि आपका ड्यूटी रेशो इतना है, सप्लाई वोल्टेज इतना है, तो आउटपुट वोल्टेज निकालो, तो पहले आप चेक करना कि वो स्टेप अप चॉपर की बात कर रहा है या स्टेप डाउन चॉपर की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है या वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है अपना ड्यूटी रेशो कंट्रोल। देखो ड्यूटी रेशो, ड्यूटी साइकिल अपन ने क्या पढ़ा था, क्या होता है, टी ऑन अपॉन टी, ये होता है। यानी कि इस रेशो में अपन को चेंज करना है, तो क्या करें अपन, या तो अपन इस टी ऑन में चेंज कर दें, भाई इसको अपन कांस्टेंट रखें टी को, और इस टी ऑन में चेंज कर दे, पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड क्या, इस टी ऑन को कांस्टेंट रखें और इस टी में चेंज कर दे, ठीक है। इस तरह से अपन देखेंगे। तो ड्यूटी रेशो कंट्रोल के दो मेथड है, टाइम रेशो कंट्रोल और करंट लिमिट कंट्रोल। अब जो टाइम रेशो कंट्रोल है इसके भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को क्या कहा जाता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, देखो सपोज़ ये आपकी वेव फॉर्म है इस तरह से, ठीक है। ये है आपका टी ऑन टी ऑफ, टी ऑन टी ऑफ। सपोज़ यहाँ पे आपके टी ऑन की वैल्यू है 5 और टी ऑफ की वैल्यू है 3, तो टोटल आपके पास टी की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो अब आप इसके मॉड्यूलेशन में क्या करोगे, आप टोटल टी की वैल्यू तो आपको 8 ही रखनी है, लेकिन आप टी ऑन की वैल्यू चेंज कर दो, इसको कर दो 7, इसको कर दो 1, तो अभी भी टोटल टी इक्वल्स टू 8 ही हुआ, लेकिन टी ऑन की वैल्यू क्या कर दी आपने, 7 पुट कर दी, तो आपका ड्यूटी रेशो चेंज हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में जो टोटल चॉपिंग पीरियड है टी, उसको तो अपन कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन अपन जो टर्न ऑन पीरियड है अपन उसको चेंज करते रहते हैं। पहले वो इतना था, अपन ने उसको इस तरह से कर दिया, तो इस तरह से अपना चॉपिंग पीरियड चेंज होता रहता है। सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें आपका इस टोटल टी को चेंज करते हैं और टी ऑन कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो ये सपोज 3 था, ये था आपका 2, 3 और 2। नेक्स्ट क्या होगा, ये तो 3 ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दी अपन ने, तो टोटल टी की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन टी ऑन कांस्टेंट है। तो ये है आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, इसमें आपको ड्यूटी रेशो वेरी करने के लिए वाइड रेंज ऑफ चेंज करना होता है, ठीक है, बहुत सारा वेरिएशन करना पड़ता है। चॉपिंग फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा वाइड रेंज तक वेरी करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, फ़िल्टर के डिज़ाइन में भी आपको डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। इसलिए ये इतना यूज़ नहीं लिया जाता है, ये ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। अब आता है करंट लिमिट कंट्रोल। करंट लिमिट कंट्रोल में क्या करते हैं अपन, करंट की वैल्यू इस तरह से सेट कर देते हैं कि जैसे ही आई मिनिमम आएगा आपका चॉपर ऑन हो जाएगा, फिर आपकी करंट इंक्रीज़ होगी, जैसे ही आई मैक्सिमम पे पहुंची आपका चॉपर ऑफ हो जाएगा, अगेन करंट डिक्रीज़ होने लग जाती है। मतलब ये इस तरह से करंट इंक्रीज़ होती है, जैसे ही मैक्सिमम पे पहुंची अपन सेट कर देते हैं कि आपका चॉपर ऑफ हो जाएगा इस पीरियड पे। जैसे ही चॉपर ऑफ हो गया अगेन डिक्रीज़ होने लगी, अब ये मिनिमम पे पहुँची तो अपन बोलते हैं चॉपर को ऑन कर देते हैं, देन मैक्सिमम पे चॉपर इसका ऑफ हो जाता है। तो करंट की वैल्यू लिमिट करती है चॉपर की ऑन ऑफ पीरियड को, तो इस तरह से इसको बोलते हैं करंट लिमिट कंट्रोल। ये आपका आज का टॉपिक है, इसको रीड आउट करना अच्छे से, जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।